नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से होने वाली है आज चर्चा। पहली खबर में चर्चा उस सियासी संग्राम की करेंगे जो सभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले दांव पर छिड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव के नियम और राजनीति का नंबर गेम क्या है, आपको दिखाएंगे। बात उन आरोपों की होगी जिनको हथियार बनाकर इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव की स्क्रिप्ट तैयार की। विपक्ष ने जगदीप धनखड़ को हेडमास्टर क्यों कहा, यह भी बताएंगे। क्या अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने में हार का डर सता रहा है? दिल्ली में झाड़ू और हाथ क्यों नहीं है साथ साथ, पूरी रिपोर्ट आपके सामने होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे होगी स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें सुसाइड करने वाले उस एआई इंजीनियर की कहानी दिखाएंगे जिस पर देश में गम और गुस्से की लहर है इस वक्त। आज सबसे पहले बात अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शुरू हुए सियासी संग्राम की करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विपक्ष की राजनीति क्या है और अविश्वास प्रस्ताव लाने के नियम क्या है, पूरे संवैधानिक तथ्यों के साथ इसके अध्याय आपके लिए हम खोलेंगे। लेकिन शुरुआत आज राज्यसभा में हुए हंगामे की इन तस्वीरों के साथ करते हैं। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव वाले नोटिस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। इसके बाद पहले सदन दोपहर 12 बजे और फिर 12 दिसंबर तक पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच एक ऐतिहासिक तथ्य का जिक्र करना जरूरी है। देश के संसदीय इतिहास में 72 सालों के भीतर ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की यह लड़ाई अब उपराष्ट्रपति या सभापति तक सीमित नहीं रही है, बल्कि इसमें दलित और किसानों की भी एंट्री हो चुकी है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि 72 साल में किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के बहाने किसानों का अपमान किया है। बीजेपी ने इसे किसानों के अपमान से जोड़ा तो कांग्रेस ने इसे दलितों का अपमान बता डाला। कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने ही नहीं दिया जाता। क्या यह दलितों का अपमान नहीं है? बीजेपी कह रही है कि जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के कनेक्शन से ध्यान हटाने के लिए विपक्ष ने अविश्वास का नाटक रचा है। कांग्रेस का इस पर कहना है कि अदानी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करते, सरकार ही सदन नहीं चलने देना चाहती। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा गिराई है। तो कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा है कि सभापति सरकार के प्रवक्ता बन गए हैं, हेडमास्टर की तरह विपक्षी सांसदों की स्कूलिंग करते हैं। होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखता है। आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। मुद्दे को भटकाने के लिए चेयर पर आक्षेप लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया। इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है, चाहे हाउस के अंदर हो चाहे हाउस के बाहर हो। सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। सीनियर जूनियर कोई भी हो, दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। हमारे चेयरमैन साहब मजा लेते हैं, वो मजा लेते हैं, वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। राज्यसभा सभापति पर संग्राम के बीच आपको संसद परिसर से आई कुछ तस्वीरें दिखाना भी जरूरी है। ये तस्वीरें आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। इसमें विपक्षी दलों के सांसद फूल और तिरंगा लेकर गांधीगिरी के अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सत्ता पक्ष के सांसदों को फूल और तिरंगा भेंट कर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी फूल और तिरंगा देने की कोशिश की। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह के मुताबिक राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के हाथ से फूल और तिरंगा नहीं लिया। वीडियो में राहुल गांधी जबरदस्ती उन्हें तिरंगा देने की कोशिश करते हुए नजर आए। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस या विपक्षी दलों के भीतर सरकार या उसके मंत्रियों के प्रति इतना ज्यादा गुस्सा नहीं है जितना वो सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आक्रोशित हैं। आखिर इसकी वजह क्या है?
ये तलाशने के लिए हमने अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने के बाद से अब तक राज्यसभा के अंदर हुए कुछ घटनाक्रमों का अध्ययन किया। इसके आधार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विपक्ष को सभापति पर इतना अविश्वास क्यों है। Take your seat, both sides. No, we cannot exemplify our conduct. अगस्त 2023 संसद का मॉनसून सत्र। राज्यसभा में विपक्षी सांसद मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी के बयान देने पर अड़े हुए थे। इसको लेकर सदन में लगातार हंगामा हो रहा था, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कहकर विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया कि बाकी सांसदों की तरह संसद में आना पीएम का विशेषाधिकार है, वो उन्हें आने के लिए निर्देश नहीं दे सकते और ना ही देंगे। ये पहला मौका था जब विपक्ष के भीतर सभापति के खिलाफ आक्रोश की शुरुआत हुई। दिसंबर 2023 शीतकालीन सत्र। What are you doing? You have committed breach of privilege. विपक्ष और सभापति के बीच का रिश्ता तब और बिगड़ा जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया। ये सांसद संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। वो सदन में इस मुद्दे पर चर्चा चाहते थे। ये किसी भी संसद सत्र में निलंबित हुए सांसदों की सबसे बड़ी संख्या थी। इसके बाद तो विपक्षी सांसदों और सभापति के बीच मतभेद गहराते चले गए। बाद में सदन चलाने को लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी के जवाब में खड़गे ने निलंबन की कार्रवाई को पूर्व नियोजित और सरकार की साजिश करार दिया। ये आज रूल्स को छोड़ के राजनीति ज्यादा हमारे सदन में हो रही है। जून 2024 18वीं लोकसभा का पहला सत्र। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे। मोदी 3.0 के पहले सत्र में भी खड़गे और धनखड़ के बीच काफी गर्मागर्मी हुई। राज्यसभा में पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे वेल में आ गए। खड़गे पर धनखड़ ने नाराज होते हुए कहा कि ये पहली बार है जब नेता प्रतिपक्ष ने इस तरह की हरकत की है। धनखड़ ने इसे धब्बा बताया। इसके जवाब में खड़गे ने कहा कि वो चेयरमैन का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे थे, जो ट्रेजरी की तरफ देख रहे थे। जुलाई 2024 मॉनसून सत्र। श्री कपिल सिब्बल। इसके बाद जुलाई के मॉनसून सत्र के दौरान सांसद कपिल सिब्बल ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही चलाने का आरोप लगाया। सभापति ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। जुलाई महीने में ही धनखड़ ने राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन को जवाब देते हुए संघ की तारीफ की। आज से करीब 25 साल पहले सदस्य न होने के बाद मैं आरएसएस का एकलव्य बन गया। जो विपक्षी सांसदों को रास नहीं आई और उनके बयान का विरोध हुआ। आज खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धनखड़ के आरएसएस पर दिए बयान का जिक्र किया। कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। एक बात स्पष्ट होते जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के मन और कर्म कहीं भी संविधान के प्रति सम्मान का भाव नहीं है। ऐसे सभी वाक्यों को मुद्दा बनाते हुए अब विपक्ष ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव चल दिया। तो विपक्ष पूरी तरह से सभापति को हटाने पर अड़ा हुआ है। आज इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 दलों के सांसद शामिल हुए। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, आरजेडी, एसपी और शिवसेना उद्धव गुट समेत प्रमुख दलों के सांसद शामिल। यानी सभापति के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के घटक दल एकजुट नजर आए। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर इन दलों के 60 सांसदों ने सिग्नेचर किए थे। लेकिन क्या ये एकजुटता राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत के लिहाज से सभापति को हटाने के लिए काफी है? इसका नंबर गेम आपको बताएंगे। पहले सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा सभापति पद से तभी हटाया जा सकता है जब वो उपराष्ट्रपति पद से हटाए गए हों। नोटिस देने के 14 दिन बाद प्रस्ताव पर बहस शुरू होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि विपक्ष ने 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव के लिए राज्यसभा के महासचिव को नोटिस दिया है। 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है। ऐसे में सिर्फ 8 वर्किंग डे बचे हैं, तो 14 दिन के नियम का क्या होगा, इस पर स्थिति साफ नहीं है।
हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा है तो इसको लेकर कोई संवैधानिक नियम नहीं है। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय इस पर आगे फैसला ले सकता है। इसके अलावा राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव बहुमत से पारित होना चाहिए। इसमें राज्यसभा की खाली सीटों की गिनती नहीं होगी। इसके अलावा लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति होनी चाहिए और प्रस्ताव विचाराधीन होने पर सभापति सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। वैसे नियमों की अभी किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी तो अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर दोनों तरफ से तीखी नोकझोंक जारी है। Nothing will go on record. विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मन में जो दलितों के विरुद्ध है, उसी कारण आप नेता विरोधी दल को नहीं होने देते हैं। ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष इसी मंशा से सदन में आता है कि सदन ना चले। कि 72 साल में ये नहीं हुआ कि जो पार्टी सत्ता में है वो सदन को रोक दे। उनको ज्यादा डर है कि वाइस चेयरमैन का क्या होगा। विपक्ष ने वो काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है, मर्यादाहीन है, गैर नियमानुकूल है। नियमावली से वो चलता ही नहीं हो, मुख्य कानून चेयर से होने लगे तो निश्चित रूप से विपक्ष को यह अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकते। कांग्रेस और बीजेपी सोच के आइए हाउस करेंगे कि नहीं करेंगे। जब मर्जी तब बंद कर देंगे। अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में आंकड़ों के लिहाज से भी विपक्ष की ताकत देख लेते हैं। राज्यसभा में कुल 231 सांसद हैं। इनमें एनडीए के 119, इंडिया ब्लॉक के 84 और अन्य के 28 सांसद हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 116 है। 28 अन्य दलों में वाईएसआर, बीजेडी, वीआरएस, एआईएडीएमके जैसे दल हैं जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है। ज्यादातर मुद्दों पर इन दलों ने सरकार को समर्थन किया है। ऐसे में राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव के टिकने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास पर्याप्त बहुमत यहां नहीं है। लोकसभा की अगर बात करें तो यहां कुल सांसद 543 हैं, लेकिन मौजूदा समय में यह संख्या 542 है, क्योंकि टीएमसी के एक सांसद का निधन होने से एक सीट खाली हुई है। इन 542 सांसदों में एनडीए के 293 और इंडिया ब्लॉक के 233 सांसद हैं, जबकि 16 अन्य सांसद हैं। सदन में बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी यहां भी विपक्ष के पास जरूरी नंबर नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी नंबरों के लिहाज से ये विपक्ष का कोरा सियासी स्टंट ही दिखता है। वो सिर्फ संसद से लेकर सड़क तक सरकार का विरोध करते हुए दिखना चाहता है। हालांकि एक संकेत ये भी है कि विपक्ष की रणनीति सभापति के मुद्दे को तूल देकर बीजेपी के सोरोस वाले दांव को फ्लॉप करने की भी यहां पर हो सकती है। आइए अब बात अरविंद केजरीवाल के गठबंधन धर्म की करते हैं, जिसपे कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। आम आदमी पार्टी ने आज उन सभी अटकलों को खारिज कर दिया जो कांग्रेस के साथ दिल्ली में गठबंधन को लेकर लगाई जा रही थी। यानी हरियाणा के बाद अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेंगे। पहले ही आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर इसके संकेत दे दिए थे। फिर सवाल यह उठता है कि गठबंधन को लेकर आज सियासी गलियारों में इतनी गूंज क्यों सुनाई देने लगी। दरअसल इसके पीछे न्यूज एजेंसी एएनआई का एक्स हैंडल पर किया गया एक पोस्ट है। यह पोस्ट सुबह 8:56 पर किया गया, जिसपे सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर फैसला आखिरी दौर में है। कांग्रेस को 15 सीटें मिल सकती हैं और दूसरे साथियों को भी 1 से 2 सीटें मिल सकती है। इस पोस्ट के 40 मिनट बाद अरविंद केजरीवाल ने सुबह 9:36 पर इसी पोस्ट को शेयर करते हुए गठबंधन की सारी खबरों पर विराम लगा दिया। साफ कर दिया कोई गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के साथ किसी भी तरह के गठबंधन की संभावना नहीं है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए और उन्होंने मीडिया के सामने भी गठबंधन को लेकर वही बातें दोहराई। आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। बस नहीं होगा, बस नहीं होगा, बस नहीं होगा। केजरीवाल आए और उन्होंने बिल्कुल नपे तुले 3 शब्दों में ही गठबंधन की खबर को विराम दे दिया। कहा जा सकता है कि केजरीवाल कांग्रेस के बारे में बोलने से बचना चाहते थे, लेकिन अब उनके गठबंधन पर दिए गए बयान को विस्तार देते हैं, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
सवाल ये कि इंडिया गठबंधन के साथियों की दिल्ली पर डील क्यों नहीं हो पाई। दिल्ली में आपके अकेले लड़ने के फैसले के मायने क्या है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदें क्यों टूटी। लोकसभा वाले गठबंधन फॉर्मूले पर विधानसभा में ब्रेक क्यों लग गया। ये तमाम तरह के सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। इन सारे सवालों के पीछे है दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव से जुड़े आंकड़े। कहना गलत नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही कांग्रेस के विरोध में हुआ था। उसी के विरोध में वो चुनाव में उतरी थी। 2013 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 29% वोट मिले थे, कांग्रेस को करीब 24% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को करीब 33% वोट मिले थे। उस समय वोटों का सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा था। 2015 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती, बीजेपी 3 पर ही सिमट गई और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। गौर करने वाली बात वोटिंग के आंकड़ों में है। बीजेपी 2013 की तरह ही 33% के करीब रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी को इस बार करीब 54% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को करीब 10% ही वोट मिले। यानी बीजेपी के वोट करीब करीब इंटैक्ट रहे, वही रहे, जबकि कांग्रेस के वोटों में केजरीवाल ने बड़ी सेंधमारी की। 2020 विधानसभा चुनाव में 53% से ज्यादा वोटों के साथ आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती। बीजेपी को इस बार करीब 38% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 5% वोट भी नहीं मिले। कांग्रेस को इस बार भी कोई सीट नहीं मिली थी। यानी दिल्ली विधानसभा के बीते तीनों चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वो अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस के अधिकांश वोट आम आदमी पार्टी के खाते में शिफ्ट हो गए। ऐसे में दिल्ली विधानसभा के आंकड़े बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को फिलहाल किसी के समर्थन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ चुनावी रण में उतर भी जाते तब भी उन्हें कोई नुकसान नहीं था। फिर भी केजरीवाल ने कांग्रेस से दूरी बनाना क्यों बेहतर समझा, हमारी ये रिपोर्ट बताएगी। में कांग्रेस पिछले 10 सालों से चुनाव हार रही थी। उसके लिए जरूरी था कि आम आदमी पार्टी के साथ वो गठबंधन करते और निश्चित रूप से उसका फायदा उनको मिलता। आपने देखा होगा कि लगभग 2% वोट हमें मिला और 0.8% वोट से वो चुनाव हार गए। संजय सिंह का संदेश बिल्कुल क्लियर है। हरियाणा में कांग्रेस ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। अब दिल्ली में कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी वही संदेश कांग्रेस को देना चाहती है कि यहाँ उसका पलड़ा भारी है और उसे किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि कांग्रेस से किनारा करने की सिर्फ ये अकेली वजह नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखकर केजरीवाल की पार्टी को कांग्रेस के साथ जाने से हार का डर लग रहा है। – 2014 से दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2024 में उसी एकाधिकार को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर करीब 2% कम हुआ, तो वहीं आम आदमी पार्टी का 6% तक बढ़ गया, जबकि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 22.5 से लुढ़क कर करीब 19% पर सिमट गया। मतलब ये कि कांग्रेस और बीजेपी का कुछ वोट शेयर भी आम आदमी पार्टी के खाते में जुड़ गया। यहाँ कांग्रेस घाटे में ही रही। हालांकि 50% से ज्यादा वोट प्रतिशत की वजह से बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ और वो अपनी स्थिति बनाए रखने में कामयाब रही, लेकिन आप और कांग्रेस के खाते में कोई सीट नहीं आई। इसके अलावा 2022 के एमसीडी चुनाव में भी आपके सामने कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड निचले स्तर पर रहा। इन चुनाव को दिल्ली की सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 36% वोट मिले थे, आम आदमी पार्टी को करीब 26, जबकि कांग्रेस को 21% वोट मिले थे। वहीं 2022 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 39% वोट मिले, आम आदमी पार्टी को 42%, जबकि कांग्रेस यहां भी घटकर करीब 12% पर लुढ़क गई। यानी आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में भी सीधे तौर पर कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी की। हालांकि यहां तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन वोटों के मामले में नुकसान सिर्फ कांग्रेस को हुआ। इन सभी आंकड़ों का अगर विश्लेषण करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ कभी फायदा नहीं मिला। ऊपर से हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए दिल्ली में गठबंधन में काफी अड़चने नजर आती हैं। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी का सक्सेस रेट सबसे ज्यादा है। अभी भी उसके पास 70 में से 62 सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के हाथ खाली है। और गठबंधन के परिणाम बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के वोट शेयर तो बढ़ जाते हैं, लेकिन सीटों में नहीं बदल पाते। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।